हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वालिटी कंटेंट एंड आई एम शुभम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साउंड का पार्ट 3। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, टीचिंग, engineering and any of the state exams, then you are on the right track and you are on the right channel. So please subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of upcoming videos. ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है साउंड का पार्ट 3। अच्छा, इससे पहले अपन ने साउंड के पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कर लिया। तो जिसने उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, प्लीज पहले उन 2 पार्ट्स को देख ले, फिर ही पार्ट 3 को देखे, नहीं तो पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो और आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक जो अपन आज डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि इको क्या होता है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, देन टिम्बर एंड अबाउट लाउडनेस, फिर उसका पिच क्या होता है, एंड लास्ट में अपन समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखो, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम is known as reflection of light. Similarly, the reflection of sound is the bending of sound in the same medium. ठीक है, या और in simple language we can say that the sound returns to the first medium by moving through one medium and hitting the surface of the another medium. This process is known as reflection of sound. मतलब कोई भी एक मीडियम है, अगर साउंड एक मीडियम से जा रही है और दूसरे मीडियम की सिर्फ सरफेस पे टच कर रही है, ठीक है, और वो दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, बस उसकी सरफेस पे हिट करके वापस अपने जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, विच इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। या और इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट द साउंड रिटर्न्स टू द फर्स्ट मीडियम बाय मूविंग थ्रू वन मीडियम एंड हिटिंग द सर्फेस ऑफ द अनदर मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ऐसा कैसे अपन आगे जब रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी सेम फिनोमिना है कि लाइट भी जो है वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, एक ये जब अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे पढ़ते हैं, अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि सबसे पहले ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पहले अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं तो ये अपन को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आएगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये जो होता है ये होता है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, या इसको अपन बोलते हैं इट इज नॉन ट्रांसपेरेंट इन नेचर। इट इज नॉन ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी सोर्स से, अच्छा इसको बोलते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी सोर्स से रे इंसिडेंट होगी, वही सरफेस पे टकराएगी और जिस मीडियम से आई थी वो, ठीक है, वो जिस मीडियम से आई थी वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, और ये जो रे सोर्सेज है, ये इसको तो बोलते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे। ये जो टकराने के बाद जो इंसिडेंट रे अपन को मिलती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल बिकॉज वाई वी कॉल्ड इट एज नॉर्मल, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, फिर इसको अपन ने क्या बोला, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द रे which came from source is known as incident ray, and the incident ray which we get after reflection is known as reflected ray, is known as reflected ray। तो देखो, ये एक मीडियम था, ये जो है ये पॉलिश सरफेस के इधर एक मीडियम था, और ये एक
अनदर मीडियम, तो उसकी सिर्फ बाउंड्री पे टच होके वापस बेंड कर गई, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between normal and the reflected ray is known as angle of reflection, and according to laws of reflection angle I is equal to angle R। ये अपन जब रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें अपन और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सेम फिनोमिना जो होता है वो साउंड में भी होता है। इसमें भी ये इसको बोलेंगे भाई हम इंसिडेंट साउंड, फिर ये एक मीडियम की सरफेस पे हिट होके वापस सेम मीडियम में चले गई, और ये होगी रिफ्लेक्टेड साउंड, इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या और इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट द साउंड रिटर्न्स टू द फर्स्ट मीडियम by moving through one medium and hitting the surface of the another medium. Such process, yes, such phenomena is known as reflection of sound. Like the such phenomena is also shown by light। ठीक है, लाइट भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करती है और साउंड भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इको की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से एक फिनोमिना और आता है, उसका नाम है इको। अच्छा, इको अपन ने बहुत जगह ऑब्जर्व किया होगा, जब अपन पहाड़ी एरिया पे होते हैं और जब अपन कोई भी अगर अपन सपोज अपन अपना नाम तेज चिल्लाते हैं, लाइक मेरा नाम शुभम, तो अगर मैं चिल्लाऊंगा शुभम तो उधर से रिटर्न आवाज आती है शुभम शुभम शुभम। तो वाई? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इको। सो डेफिनेशन बोलते हैं अपन इको की, द फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, ये इको का फिनोमिना क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये अपन ने बहुत जगह ऑब्जर्व किया है, जैसे माउंटेन पे अपन ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी अपन पहाड़ी एरिया में जोर से चिल्लाते तो अपनी आवाज गूंजती है, या फिर अगर कोई गहरा कुआं है उसमें भी अगर अपन चिल्लाते हैं तो उसमें भी आवाज गूंजती है। तो ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? इको बोलते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो द इको इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ sound wave. The repetition of sound due to the reflection of sound wave is known as echo. ठीक है, या और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द साउंड दैट इज हर्ड आफ्टर हिटिंग अ हार्ड वॉल, माउंटेन, डीप वेल एक्सेट्रा। ये फिनोमिना अपन ने कहाँ देखा है? जैसे कोई पर्वतीय एरिया है या फिर गहरा कुआं है, यहाँ अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी अपन तेज चिल्लाते तो वो साउंड रिपीट होती है। उसका कारण, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? इको बोलते हैं। एंड वाई इको प्रोड्यूसेस? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू हियर एन इको? सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच वी हैव टू फॉलो टू हियर एन इको। जो सबसे पहली कंडीशन आती है वो कंडीशन है the reflection of sound should be from hard surface, not from the soft surface, because soft surface having the property of sound absorption। ठीक है, अगर अपन को इको प्रोड्यूस करवानी है तो जो सरफेस होगी वो सरफेस हार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सरफेस सॉफ्ट रही तो सॉफ्ट सरफेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड एब्जॉर्प्शन, तो अगर वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर अपनी आवाज गूंजेंगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन ये है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शुड बी फ्रॉम हार्ड सरफेस, नॉट फ्रॉम द सॉफ्ट सरफेस, बिकॉज सॉफ्ट सरफेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि जो साउंड का सोर्स है, ठीक है, और जो लिसनर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिव सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखें अपन को कि कितनी डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर।
Suppose if the listener is standing too close to the reflective surface, then it does not hear an echo. अगर कोई भी साउंड का सोर्स है और लिसनर है, अगर वो दोनों बहुत क्लोज हैं तो अपन को इको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो इको सुनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो सोर्स है और जो लिसनर उसकी बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, तो ही अपन को इको सुनने में आएगी, तो ही अपन अपनी आवाज गूंजेगी। ठीक है, सो अपन को क्या याद रखना है कि सबसे पहला तो जो सरफेस होनी चाहिए वो हार्ड सरफेस होना चाहिए इको सुनने के लिए। अगर सॉफ्ट सरफेस हुई तो सॉफ्ट सरफेस क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी तो अपन इको नहीं सुन पाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि जो सोर्स है जहाँ से साउंड आ रही है और जो लिसनर है जो साउंड को सुन रहा है वो ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा क्लोज रही है तो भी इको अपन को नहीं सुनाई देगी। अच्छा, तो कितनी डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर में, वो होना चाहिए 17.2 मीटर, सो दैट वी कैन इजिली हियर एन इको। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने इको पढ़ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो देखो, जैसे लाइट भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को शो करती है, सिमिलरली साउंड भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को शो करती है। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा कि द बेंडिंग ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होएगा कि साउंड जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपन ने पार्ट फर्स्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी अपन ने, क्या कि when the sound wave travels from one medium to another medium then its sound and wavelength changes but the frequency remains constant। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट फर्स्ट को देखना, तो फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो क्या रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि साउंड एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, और जब वो ट्रेवल करती है तो वो उसके पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When the sound wave travels from one medium to another medium, then they are refracted, meaning they deviate from their path. And the reason for reflection of sound, क्या reason है उसके path का deviation का? The reason for reflection of sound is the difference in the speed of sound in different medium। ठीक है, क्योंकि उसकी अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है, इसके कारण ही अपन को ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या हो रहा था, एक मीडियम से आ रही थी, दूसरे मीडियम की सरफेस को टच कर रही थी और वापस अपने मीडियम में बैक हो जा रही थी। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, जब भी साउंड वेव एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाएगी, सो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, एंड सच फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? द रीजन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, क्यों होता है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना? अगर कभी एग्जाम आपसे पूछता है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है, सिमिलरली साउंड भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में कि साउंड कौन कौन सा फिनोमेना शो करती है, जैसे लाइट शो करती है, तो देखो रिफ्लेक्शन साउंड शो करता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन भी शो करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब जैसे अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, क्या देखो अगर रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो ये एक इंटरफेस है, या बोल सकते हैं बाउंड्री है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक मीडियम है, मीडियम सपोज अपन यहाँ पे एक मीडियम ले लेते हैं, मीडियम 1। ठीक है, और ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे मीडियम 2। ठीक है, अब देखो अगर सपोज ये जो मीडियम 1 है ये है अपना रेरर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है। और जो मीडियम 2 है वो अपन ले लेते हैं यहाँ पे डेंसर मीडियम। अच्छा, ये रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये अपन जब अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। अभी तो बस अपन को जस्ट
समझना है कि साउंड में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है, तो वो अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि व्हेन अ साउंड वेव, अच्छा ये होता है नॉर्मल, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है वैसे ही। अब देखो क्या बोला था, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे, ऐसे। इट बेंड्स, देखो ये सीधी जा रही थी, ये जा रही थी, ये जा रही थी, लेकिन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, और अगर इसके अपन उल्टा समझते हैं कि ये बात तो हो गई ना समझ में, सबसे पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, या सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं कि अपन ने एक इंटरफेस बनाया, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये अपनी हो गई। अब अपन ने मीडियम फर्स्ट को तो माना अपन ने डेंसर मीडियम, ठीक है, और मीडियम सेकंड को अपन ने माना यहाँ पे रेयर मीडियम, और ये हो गया अपना यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, अब व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो देखो जाना कैसे चाहिए था, ये ए से जाके ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब जाएगा कैसे, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये इधर बेंड हो जाएगी, मतलब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो जाना ऐसे चाहिए था लेकिन बेंड हो गई। व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। जब अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। जब अभी अपन ने इतना समझ लिया कि व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो गया, इको हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो गया। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टिम्बर। अच्छा, टिम्बर क्या होता है, द टर्म और द वर्ड टिम्बर इज यूज टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर अपन को क्वालिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करना है तो उसके लिए अपन टिम्बर यूज करेंगे। ठीक है, द टर्म और द वर्ड टिम्बर इज यूज टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब टिम्बर होता है कि द टिम्बर इज अ क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इज यूज टू डिफरेंशिएटिंग टू साउंड्स विच हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी। सपोज दो साउंड है अपने पास, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। अब अगर अपन को इन दोनों साउंड में डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए अपन को जो टर्म लेनी पड़ेगी वो टिम्बर है। ठीक है, टिम्बर क्या काम करता है, टिम्बर जो है वो दो साउंड है, उसकी अगर सेम फ्रिक्वेंसी है और उन सेम फ्रिक्वेंसी है, लेकिन अगर अपन को उसको डिफरेंशिएट करना है तो टिम्बर यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो टिम्बर के बारे में क्या बोलेंगे, देखो द टर्म और द वर्ड टिम्बर इज यूज टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, या इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट द टिम्बर इज अ क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग टू साउंड्स व्हेन दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ साउंड में दो चीजें आती है, एक तो आती है लाउडनेस और एक होती है पिच। क्या बात कर रहा हूँ मैं, जब क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें आती है, एक तो लाउडनेस आती है और एक आती है पिच। अब इनको वन बाय वन अपन समझते हैं कि लाउडनेस क्या होता है और पिच क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो होता है लाउडनेस। क्या होता है लाउडनेस, देखो इट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर्स टू द साउंड, या और इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर टू साउंड। मतलब सपोज कोई भी सोर्स से एक साउंड निकल रही है, ठीक है, तो
वो जो साउंड निकल रही है उस पर अपने ईयर ने कितना रिस्पॉन्स दिया। अगर अपन को इसको मेजर करना है तो वो कौन करेगा, लाउडनेस। वो कौन बताएगा या वो कौन मेजर करेगा, लाउडनेस। सो वी कैन से दैट द लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ears to sound, या in simply language we can say that it is the sensitivity of human ear to sound। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट की, कि लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है, डेसिबल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा, कि द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल एंड सिंबल इज स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, डीबी। ठीक है, अब उसके बाद लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड कम तो सेंसिटिविटी कम और लाउडनेस कम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को बात याद रखने की लाउडनेस होता है क्या, तो सो द लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर्स टू साउंड, या इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर टू sound, and the SI unit of loudness is decimal and the loudness depends upon amplitude। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन को भी अपन किस यूनिट से नापते हैं, डेसिबल से नापते हैं। किस यूनिट से नापते हैं, डेसिबल से। अगर सपोज अपन को नॉइस पोल्यूशन नापना है किसी सिटी का तो किस यूनिट में नापेगा, डेसिबल में। 30 डेसिबल, 50 डेसिमल, 150 डेसिमल, उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे WHO की। देखो, WHO के बारे में सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और उसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडानोम। अच्छा, यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे एस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडानोम। तो उनने जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रखी वो है 75 डेसिबल। अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड अपन सुनते हैं तो अपने ईयर डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अपन जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जब अपन ईयरफोन लगाते हैं और जब अपन गाने सुनते हैं तो एक ऑप्शन आता है, जैसे अपन वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हैं तो एक वार्निंग लिखी हो जाती है कि अगर इससे ज़्यादा अपन ने साउंड बढ़ी तो अपने ईयर डैमेज हो सकते हैं। अगर कभी आपने नोटिस नहीं करा तो आज या मोबाइल में लगा के देखना और उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम करके देखना, तो एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि इससे ज़्यादा अगर आवाज़ आपने बढ़ी तो आपके ईयर डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो WHO ने कितनी फिक्स कर रखी है, मैक्सिमम लिमिट 75 डेसिबल। ठीक, तो अपन को इसमें 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला तो लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है, डेसिबल। और लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे। और नॉइस पोल्यूशन की जो यूनिट होती है कि अपन नॉइस पोल्यूशन किस यूनिट में नापते हैं तो वो भी होती है डेसिबल। ठीक, ये 3 चीज़ें। और दूसरा मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 75 डेसिबल। इससे अगर ऊपर की साउंड अपन सुनते हैं तो अपने ईयर डैमेज हो सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पिच की। तो पिच क्या होता है, देखो पिच वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन को ये बताती है कि साउंड थिन है, मतलब याद साउंड। देखो, अपन ने 2 तरीके की साउंड सुनते हैं अपन। एक तो सुनते हैं अपन पतली, थिन, और एक सुनते हैं मोटी, ठीक है, थिक। तो पिच क्या बताता है अपन को कि ये साउंड थिन है कि ये साउंड थिक है। द पिच इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच द साउंड इज थिन और थिक। ठीक है, अब नोट क्या डालना है इसमें कि द पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो लाउडनेस को पूछते हैं, द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड द पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी ज़्यादा। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ पिच इज हर्ट्स, एंड द यूनिट ऑफ पिच इज हर्ट्स। अब देखो, फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट हर्ट्स होती है, पिच की भी यूनिट हर्ट्स होती है। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या पिच और फ्रीक्वेंसी सेम चीज़ है क्या? हाँ, सेम है तो सही, लेकिन थोड़ा अंतर रहता है। देखो क्या अंतर है वो अपन डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड।
ठीक है, अपन ने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक। उसमें ये एक साइकिल बनाई थी अपन ने, ये एक साइकिल बनाई थी अपन ने, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होती है, ये इसको बोलते हैं अपन वन साइकिल, ठीक है। तो एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स हो जाएगी वो कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड, और उसकी यूनिट क्या बताई थी? हर्ट्ज बताई थी, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। क्यों? बिकॉज मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एफ इज इक्वल टू 1/2, तो सेकंड इनवर्स भी होती है और हर्ट्ज भी होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपन ने समझ लिया, फ्रीक्वेंसी मेजर्स द साइकिल रेट ऑफ द फिजिकल वेवफॉर्म, और पिच क्या बताता है कि वो साउंड कितनी हाई है और कितनी लो है, ये कौन बताता है? पिच। तो दोनों में अंतर है, फ्रीक्वेंसी तो बता रही है कि भैया एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करी, और पिच ये बता रहा है कि वो जो साउंड है वो कितनी हाई है और कितनी लो है, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। देखो आज अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, फिर उसके बाद टिम्बर, फिर उसके बाद पिच, उसके बाद लाउडनेस और डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये अपन ने पूरा कर लिया। अब इसमें से थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद अपन इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप तक ऐसे वीडियो आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।